Hey everyone, this is Suhaib Ahmad and I welcome you all on this easy, innovative and creative learning platform. So without wasting any time, let's jump to our today's topic. तो जैसे कि हमने कहा था कि हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और वो हमने कोर्स शुरू कर दिया था, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ लिया। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के वो वीडियो देख लें, क्योंकि ये कंसेप्ट वहां से थोड़ा रिलेट करेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आ जाइए। तो सबसे पहला हमारे यहां पर कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब दिमाग में बिठा लेना, मैप देखा है सबने, इंडिया का मैप, जितना वो मैप है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। अब आप कहोगे कि वो क्या होता है? मैप को और डिफाइन करें तो उसको बोलेंगे पॉलिटिकल बॉर्डर्स या फिर पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। जो भी हमारे मैप के अंदर आ जाएगा वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। थोड़ा सारा पानी वानी का भी बाद में बता देंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा पढ़ेंगे। तो जो हमारा मैप होता है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, जो हमारा बॉर्डर है वो सब हमारी टेरिटरी के अंदर आता है। प्लस इसके अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी में और क्या क्या इंक्लूड होता है? तो डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारा इंक्लूड होता है हमारी एम्बेसीज। एम्बेसीज का मतलब अगर किसी को बाहर जाना होता है तो वो एम्बेसी में कांटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यूएस जाना है तो मैं कहां जाऊंगा? यूएस एम्बेसी में। यूएस एम्बेसी में क्यों? फॉर दी वीजा पर्पसेस। तो जो इसमें ऐसी ट्रिक बना लेते हैं, जिस कंट्री की एम्बेसी उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक, अब जैसे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरीज बाहर है, यूएस में है, चाइना में है, पाकिस्तान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जहां जहां पे इंडिया की एम्बेसी है वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई? इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक, क्वेश्चन में पूछता है अगर आपकी इंडियन एम्बेसी चाइना में है तो बताइए वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी? चाइना की, इंडिया की या किसी की नहीं? तो आपको किस पे टिक करना है? इंडियन टेरिटरी के अंदर। ठीक, तो यहां पे एम्बेसी वाला क्लियर हो गया। दूसरी चीज जैसे कि कोई भी हमारी एयरक्राफ्ट या फिर शिप्स वगैरह बाहर जाते हैं तो वो भी किसकी टेरिटरी रहते हैं? वो भी इंडियन टेरिटरी रहते हैं। ये सब एम्बेसी के अंदर इंक्लूड होता है। और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? नॉट इंक्लूड। इंक्लूड क्या नहीं होता? दूसरी कंट्री की फॉरेन एम्बेसी इन आर कंट्री। फॉरेन एम्बेसी इन आर कंट्री, या फिर कोई भी फॉरेन से हमारे यहां पर, फॉर एग्जाम्पल चाइना का एयरक्राफ्ट हमारे यहां आया हो या फिर शिप आया हो तो वो नॉट इंक्लूड होगा डोमेस्टिक टेरिटरी में। क्लियर? ठीक है। नाउ हमने क्या पढ़ा? डोमेस्टिक टेरिटरी। अब शुरू करेंगे नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट से भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रेसिडेंट बस वो लोग होते हैं जो इंडिया में आए और उन्होंने क्या किया? 1 साल यहां बिता दिया। और पहली कंडीशन हमारी क्या हो गई? 1 साल। दूसरी हमारी कंडीशन है लोग इंडिया में आए और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, क्या? इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई करा? इंडिया में लाई किया उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब आप पूछोगे इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट कुछ नहीं होता। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब आपने कमाया भी यहीं पर, दैट इज अर्निंग, और दूसरा खर्च भी यहीं किया, दैट इज स्पेंडिंग। आपने कमाया भी और खर्च भी किया जिस कंट्री में, और आपने वहां 1 साल बिता दिया, तो आप वहां के क्या हो जाते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है अच्छा ये तो सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं। नहीं, सिटीजनशिप इज द डिफरेंट थिंग। तो सिटीजनशिप के लिए हम एक अलग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सिटीजन। सिटीजन का मतलब होता है नागरिकता। अब ये क्या चीज होती है और रेसिडेंट क्या होता है? जो रेसिडेंट होता है वो कोई भी हो सकता है, उसको जरूरी नहीं कि सिटीजन होना पड़े, लेकिन सिटीजनशिप के लिए हमारे कुछ एक कंडीशंस होती हैं। सिटीजनशिप आपको तभी मिलती है या तो आप यहां पर पैदा हुए हो बाय बर्थ, या फिर कोई आपने लीगल प्रोविजन से यहां पर सिटीजनशिप ली हो। बाय बर्थ जैसे कि मैं और आपने यहां पैदा हुए, आपकी पैदाइश इंडिया में है तो आप
सिटीजन हो गए। नेक्स्ट इज लीगल प्रोविजन, आप कहीं बाहर रहते थे और आप इंडिया आए, इंडिया आने के बाद आपने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, फिर उसके बाद कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको पूरा करने के बाद आप नाउ फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वो हमने फैक्टर इनकम पढ़ने से पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन याद है ना, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाली वीडियो में करा दिए। फिर कह रहा हूं जिसने नहीं देखा जाकर के पुरानी वीडियो देख लो, 1 मिनट में समझ आएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो वो पैसा जो आपको मेहनत करके मिलता है दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। फॉर एग्जाम्पल आपने 30 दिन तक एक फैक्ट्री में काम किया, 30 दिन काम करने के बाद जब आपको मिली सैलरी या फिर वेजेस, तो उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम। समझ आया? जो भी आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा है दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। यहां पर रेंट वगैरह भी आ जाता है, ये भी आपने अपना घर जो किराए पे दिया है उसके बाद जो पैसा आता है दैट इज कॉल्ड रेंट, तो वो भी यहां आ जाता है। तो फैक्टर इनकम में याद रखना जो भी आपने मेहनत से पैसा कमाया है आफ्टर गिविंग, क्या, आफ्टर गिविंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? प्रोडक्टिव सर्विसेज। जो भी आपके पास उसके बाद पैसा आया दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है, सिंपल कहूंगा, जो इजी मनी होती है। और ये ट्रांसफर इनकम जो होती है वो होती है एक तरफा, आपको उसके बदले में कोई सर्विस देनी नहीं पड़ती, यूनिलेटरल जिसे कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल आपकी पॉकेट मनी। जब आप घर में कहा आपने कि मुझे 500 रुपए चाहिए, पापा आपको 500 रुपए दे देते हैं, तो आपने उन 500 रुपए के बदले घर में चौके ढोए या कुछ बर्तन धोए, ऐसा तो हमें नहीं करना पड़ता, तो वो फैक्टर सर्विसेज नहीं होती, तो वो यूनिलेटरल होती है। उसके बदले पापा आपसे कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कराते। दूसरा आता है हमारा, यहां पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ओल्ड एज पेंशन। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं सर ये भी तो सैलरी है। नहीं, ये सैलरी नहीं है। आपने अपनी 30 साल की उम्र से 60 साल तक एक ऑफिस में सर्विसेज दी, वहां पे आपको मिली सैलरी, तो यहां पे आपने क्या किया था, पहले आपने सर्विसेज दी थी इसके बदले। लेकिन जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आप कोई भी आफ्टर रिटायरमेंट आप कोई भी सर्विस गवर्नमेंट को या किसी भी ऑफिस में नहीं देते, लेकिन तब भी गवर्नमेंट आपको क्या देती है, पेंशन। तो ये ओल्ड एज पेंशन जो होती है वो भी हमारी ट्रांसफर इनकम होती है। तो अभी हमने फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम हमारा हो गया। अब इसको पढ़ने का मकसद क्या है? इसको पढ़ने का एक ही मोटिव है, एक ही मकसद है। जो फैक्टर इनकम होती है वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। क्या होती है? नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। और जो ट्रांसफर इनकम होती है वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। तो ये क्या हुआ, बस इसको पढ़ाने का मकसद यही था कि फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे और ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। हम पढ़ेंगे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। गुड्स को 2 जगह बांट दिया, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड जैसे नाम से ही पता चल रहा है फाइनल, इसके आगे कुछ है ही नहीं। एक बार वर्ल्ड कप का फाइनल हो गया तो टूर्नामेंट दोबारा से शुरू होता है, तो वो खत्म हो जाता है। फाइनल गुड्स मतलब डायरेक्टली फॉर कंजम्पशन। डायरेक्टली फॉर कंजम्पशन, दूध, दही, ब्रेड, बटर घर में लाए, घर में लाके खा लिया, किसी को बेचा तो नहीं, तो वो हो गया हमारा फाइनल गुड। और अब दूसरा है हमारा इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड हमारा या तो रीसेल के लिए होता है या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए होता है। अब देखिए, आप यहां पर मिल्क लाए, मिल्क कौन लाया? मिल्क लाया एक हाउस होल्ड, यानी कि आप और मैं। हमने आधा लीटर की थैली ली दूध की और उसको घर में लाके कंज्यूम कर लिया, तो वो दूध जो है हाउस होल्ड जो लेकर आया वो उसके लिए क्या हो जाएगा? फाइनल गुड। ऐसे ही अब इसी दूध को एग्जाम्पल लेके आगे चलते हैं। एक डेयरी वाला था, डेयरी वाला लेकर आया मिल्क,
तो डेयरी वाला जो 100 लीटर मिल्क एक दिन में लेता है वो अपने घर में तो कंज्यूम नहीं करेगा, तो वो जो 100 लीटर मिल्क उसने लिया है, कितना 100 लीटर मिल्क जो लिया है वो किस लिए लिया है, रीसेल के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। अब और आगे चलते हैं, इसी को फर्दर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एक अब इस डेयरी वाले से दूध किसने लिया, स्वीट शॉप वाले ने, किसने, स्वीट शॉप वाले ने, स्वीट शॉप वाले ने जब लिया और इसकी बना दी क्या, रसमलाई, तो स्वीट शॉप वाले ने लिया मिल्क और मिल्क की बना दी रसमलाई, रसमलाई बनती है ना दूध से, तो ये आ गया हमारा। अब देखिए उसने क्या किया, मिल्क के ऊपर फर्दर प्रोडक्शन किया, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट का अगर आप मतलब भी देखें, इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच में, अभी वो पूरा खत्म नहीं हुआ है, वो विद इन द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन की घूम रहा है। अभी इसके बाद जब ये रसमलाई मैं अपने घर में खरीद के लाऊंगा और खा लूंगा, तो रसमलाई मेरे लिए क्या हो जाएगी, फाइनल गुड। तो फाइनल गुड का मतलब जो डायरेक्टली फॉर कंजम्पशन हो, जो आप अपने घर में लाके कंज्यूम कर लें, आगे ना किसी को बेचे ना उसके ऊपर कोई प्रॉफिट कमाए। इंटरमीडिएट गुड वो होता है जो या तो रीसेल के लिए होता है या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए होता है। अब इसका पढ़ाने का मतलब सिर्फ इतना ही, फाइनल गुड जो होता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, ठीक, और इसका अपोजिट जो इंटरमीडिएट गुड होता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक। अब यहां पे एक छोटी सी कंडीशन याद कर लेना, इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट की एक कंडीशन होती है, अगर इंटरमीडिएट गुड आप लेकर आए और उसको 1 साल आपकी शॉप में ही हो गया, इफ 1 year will be passed for intermediate good, then it will be assumed as final good. For example, अगर मेरा काम किसका है, चेयर्स का है, मैं प्लास्टिक की चेयर्स बेचता हूं, तो मैंने 100 चेयर्स मंगाई और 1 साल के अंदर मेरी 80 चेयर्स बिक गई, बस 20 चेयर जो थी वो मेरी 1 साल के बाद भी मेरे स्टॉक में रह गई, तो उन जो 20 चेयर हैं उनको मैं क्या एज्यूम कर लूंगा, फाइनल गुड। अब देखिए समझ आ गया, दैट्स इट।